चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग। वही वाला बात है, पेन पेपर हाथ में है। आओ, जनन यानी कि छठा चैप्टर के लघु त्रिप्रश्न के साथ में है। तब बन रहे पॉइंटिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न संख्या फर्स्ट, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। मुख्य विशेषता, पहला विशेषता क्या? दूसरा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तीसरा विशेषता, इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोष का विभाजन होता है। कौन सूत्री? समसूत्री कोष का विभाजन होता है। चौथा में, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानों पैदा होते हैं वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनन के समान होते हैं। आनुवांशिक गुणों में ठीक जनन के क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों खास करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा दिखाई दे रहा, प्रश्न संख्या 2 करा, द्विखंडन एवं बहुखंडन क्या विभेद है, यानी कि दोनों में अंतर लिखने के लिए करा। तो अंतर लिखने के लिए आपको तो इस तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। एक तरफ लिखेगा द्विखंडन, एक तरफ लिखेगा बहुखंडन। पहला हो जाएगा विखंडन की तरफ, कोशिकाओं के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं बनती है। बहुविखंडन की तरफ हो जाएगा, कोशिकाओं के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षी भित्ति बन जाती है। कौन भित्ति बन जाती है? रक्षी भित्ति बन जाती है। इसी का दू का हो गया। दूसरा, द्विखंडन में बहुविखंडन की सतत की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन इधर हो जाएगा बहुखंडन में, शिष्ट के भीतर कोशिकाओं का केंद्रक कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्रक बनाता है जो संतति केंद्रक कहलाते हैं। प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है और इसके चारों ओर पतली झिल्लियाँ बन जाती है। कौन सी बन जाती है? पतली झिल्लियाँ बन जाती है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात। इसको लिख लिए होंगे तो हम लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके इसे लिखिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी का अगला तीसरा पॉइंट की ओर। लघु प्रश्न है तो 3 पॉइंट देंगे, 3 विभिन्नताएं बताएंगे। अगर दीर्घ रहता तो 5 विभिन्नताएं हम लोग बताते हैं। तीसरा क्या है? जनन जीव खंडित होकर 2 नए जीवों में जन्म लेता है। अब बहुविखंड मतलब जब शिष्ट फटती है तब इसमें उपस्थित अनेक संतति कोशिकाएं निकल कर आती है जो नए जीवों को उत्पन्न करती है। यही था आपको बहुविखंड, एक विखंडन और बहुविखंडन के अंतर था, विभेद। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो बोले यही सर आपको लिखा हुआ दिखे और फिर बताइए। हम बिल्कुल बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 करा, कायिक प्रबंधन को परिभाषित करें। कौन प्रबंधन? कायिक प्रबंधन को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वृद्धि भाग जैसे तना, पत्ती आदि परिवर्तन या विलग्न होकर नए पौधे का निर्माण करता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसके द्वारा बनाए जाने वाले पौधे अपने जनन के अनुरूप होता है। कायिक प्रबंधन सामान्यतः कार्डिक अंगूर, गुलाब एवं सजावटी पौधे में होता है। कायिक प्रबंधन प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होते हैं। ए प्रबंधन जड़, तना एवं पत्तियां से होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
उम्मीद करते हूँ कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख लीजिए। आप हमको पता है कि एकदम धैल धिप्पल कोढ़ी हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर, कई सा लैंग्वेज का उपयोग करें धिप्पल कोढ़ी। हाँ, आपको मन में आ रहा होगा कि पीडीएफ दे देते कितना अच्छा निकाल लेते कि लिखूँ से बन जाता है न, यानी कि आपको एक तो लिखवा के दे रहे हैं, उसके बाद भी एक वीडियो उतारने में भी आपको इतना भार पड़ रहा, आपको पीडीएफ ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हमको पता ही था कि आप लेने बहुत होशियार स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, पूर्ण जनन में क्या होता है? पूर्ण जनन में क्या होता है? उत्तर, यह जनन की एक विधि है, यह जनन की एक विधि है। इस जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह जनन की एक विधि है। इस जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खाए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तन हो जाता है और सामान्यतः जीवन यापन करता है। समानता कौन यापन करता है? जीवन यापन करता है। इस प्रकार के जनन स्पायरोगायरा, हाइड्रा तथा प्लनेरिया आदि में होता है। इस प्रकार के जनन कहाँ कहाँ होता है जी? स्पायरोगायरा, प्लनेरिया और हाइड्रा में होता है। कहाँ होता है? प्लनेरिया और हाइड्रा में होता है। कौन देने योग्य बात है? तो सर ध्यान देने योग्य बात है। तो कौन लर है? क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा पीटीसी से ही। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कह रहा बीजाणुओं से जीवों को क्या लाभ है? बीजाणुओं से जीवों का क्या लाभ है? तो उत्तर, बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होता है क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। नम सतह के आने के संपर्क में क्या करने लगती है? वृद्धि करने लगती है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या जटिल संरचना वाले जीव पूर्ण जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकती है? ये प्रश्न है। उत्तर, नहीं। इसका मुख्य कारण है कि पूर्ण जनन के समय नहीं है क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के किसी भाग को काटकर समानतः नया जीव उत्पन्न नहीं करते। जटिल संरचना वाले जीव केवल लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति उत्पन्न कर सकता है। कौन देने योग्य बात? तो सर वही वाला ध्यान देने योग्य बात हमके बिल्कुल है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी? पीटीसी है। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 7, जो देखते हैं। कह रहा लैंगिक जनन की क्या महत्व है? उत्तर, लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। पहला जीव के आने युग्मक बनाता है जिसके कारण आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। जिसके कारण क्या होता है जी? आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। तीसरा, नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 8 है जी, 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 बोल सर दिख ही रहा है कि क्या कह रहा है? हमके बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। क्या है प्रश्न संख्या 8? एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में
क्या विभिन्नता है? एक प्रारूपिक पुष्प के सहायक अंग और आवश्यक अंग में क्या विभिन्नता है? उत्तर, एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करता है। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग फूल के आकर्षण बनाने के साथ आवश्यक अंग को रक्षा भी करता तथा आवश्यक अंग जनन का काज भी करते हैं। आवश्यक अंग किसका काज करते हैं? जनन का भी काज में आते हैं। तो कौन देने हैं? ध्यान देने योग्य बात है। कौन लड़ है? तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छा लग रहा है तो पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बाकी तो आप जानते ही हैं कि अपना दोस्त के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलते प्रश्न संख्या 9 की ओर। आपको एकदम सब करने का सुनहरा मौका है। आइए सब क्वेश्चन के आंसर को लूट के लेकर जाइए। प्रश्न संख्या 9, सब परागकण एवं पर परागकण में क्या अंतर है? स्व परागन और पर परागन में क्या अंतर है? आइए 9 प्रश्न के उत्तर को लूट के लेके जाइए। उत्तर हो जाएगा। क्या होगा उत्तर सर? क्योंकि बता रहे हैं जी, हड़बड़ाइए नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, मेरा फुल सपोर्ट है। तो बताइए सर, सपोर्ट को अपना बताइए। हम लीजिए, एक तरफ लिखिएगा सब परागन, एक तरफ लिखिएगा पर परागन। क्या कह रहा है? पर परागन उसी फूल के उसी पौधों के दूसरे फूल के वर्तिकांग पर पहुंचता है। पर परागन उसी फूल के उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकांग पर पहुंचता है। लेकिन पर परागन किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकांग पर पहुंचता है। इस सेमे फूल के सेमे पर पहुंचेगा, ये दूसरा फूल के पर पहुंचेगा। दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? परागकण के नष्ट होने की संभावना कम होती है। इधर परागकोण के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वस्थ नहीं होते, इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। चलिए, आप चाहिए तो चौथा भी लिख सकते हैं, लेकिन लघु त्रिप्रश्न है तो तीनों को आपको जो इच्छा ही चारों में लिख लीजिएगा। इस क्रिया में नव जातियाँ उत्पन्न नहीं होता, यानी नया नहीं होगा। इस क्रिया में नव जातियाँ उत्पन्न होती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 10, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है? उत्तर, लैंगिक जनन में शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन के कारण DNA द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य हस्तांतरित हो जाते हैं, जो जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में एकल DNA होने के कारण जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। लैंगिक जनन में DNA की दोनों प्रतिकृतियों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नौ पीढ़ी यानी नया पीढ़ी के सदस्य जीव में विभिन्नता अवश्य दिखाई देता है। जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं दिखाई देता है। यदि उसमें किसी कारण से विभिन्नता आ जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। अलैंगिक जनन उद्द विकास में बहुत सहायक है, जबकि लैंगिक जनन उद्द विकास में सहायक नहीं है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी? पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर।
प्रसंख्या 11 क्या कर रहा है? प्रसंख्या 11 क्वेश्चन ही छूट गया था, इसे लिखे हैं बीज पत्र का क्या काम है? बीज पत्र का क्या काम है? उत्तर, बीज पत्र का कार्य पोषण तत्वों का भंडारण करना और अंकुरण के दौरान अंकुरित को उनकी आपूर्ति करना है। जैसे ये वाला आपने लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। बीज पत्र बीज का वह भाग होता है जिसे अक्सर जीव के पत्ते या अंकुर की पहली पत्तियां के रूप में अंकुरन की पहली पत्तियां के रूप में जाना जाता है। बीज पत्र एक बीज के भ्रूण के भीतर बीज का पत्ता है। ऐसे इसलिए है क्योंकि वे बीज के अंकुरन के दौरान बाहर आने वाले बच्चे के पौधे को भोजन की आपूर्ति करता है। वे बीज जिसमें एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री बीज कहलाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का आदि। दो बीज पत्री वाले जीव दो बीज पत्री बीज कहलाते हैं, जैसे चना, मटर आदि। एक बीज में 8 से 20 बीज पत्र हो सकते हैं। बीज पत्र प्रोटीन, स्टार्च और वसा से भरपूर होता है। इस संचित पोषक तत्वों को अंकुरन के दौरान अंकुर को आपूर्ति की जाती है। कभी कभी अंकुरन की प्रक्रिया के दौरान बीज पत्र कार्य में प्रकाश संश्लेषण बन सकता है, तो उसकी प्रमुख भूमिका बीज के अंकुरन के दौरान बच्चे के पौधे को पोषणवार समर्थन देने में होता है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। चलते हैं पारा संख्या कितने की ओर, तो पारा संख्या सर 12 की ओर। 12 क्या करा? पारा संख्या पूर्ण अस्थ ग्रंथि के कार्य का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। यानी पूर्ण अस्थ ग्रंथि के कार्य के उल्लेख करने के लिए क्वेश्चन है, तो 12 नंबर में उत्तर हो जाएगा। पूर्ण अस्थ ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि लिंग तथा मूत्राशय के बीच पाई जाती है। पूर्ण अस्थ ग्रंथि शाहबूल के आकार की ग्रंथि होती है। पूर्ण अस्थ ग्रंथि के कार्य या ग्रंथियां एक प्रकार के स्राव करती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। इसे प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहा जाता है। पूर्ण अस्थ ग्रंथि के मांसपेशियां वीर्य को स्खलन के दौरान मूत्र मार्ग में धकेलने में मदद करता है। पूर्ण अस्थ ग्रंथियां में 30 से 50 होती है, जिसके बीच में प्रचुर मात्रा में उत्तक होते हैं, जिसमें चिकनी पेशी के अनेक मंडल होते हैं। प्रोस्टेटा ग्रंथि का स्राव एक दूधिया रंग का तरल पदार्थ है जो वीर्य के स्खलन के समय मूत्रमार्ग में छोड़ा जाता है। पुरुषों के पेबिलिक हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए विरासन किया जाता है। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि स्वस्थ रहती है तथा इससे जुड़ी बीमारियों का खतरा कम रहता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, फैलोपियन नलिकाएं की संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नलिकाएं की संरचना का वर्णन करने के लिए तो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 का हम लोग उत्तर देखते हैं। फैलोपियन नली एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग में से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ी होती है।
फलोपियन नलिकाएं एक जोड़ी होती है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से होकर नीचे की ओर जाती है, जो अंतःगर्भाशय से जुड़ी होती है। प्रत्येक फलोपियन नलिकाएं का शीर्ष भाग एक चौड़ी कीप के समान होती है, जो अंडाणु और फैलोपियन नलिकाएं में प्रवेश करने में सहायता करती है। फैलोपियन नलिकाएं दीवार, मांसल्स एवं संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सिलियाँ लगी होती है, जो अंडाणुओं को फैलोपियन नलिकाएं में नीचे की ओर बढ़ने में सहायक देती है। इस नलिकाएं के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। इस नलिकाएं द्वारा अंडाणु कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। काउंसलर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। अगला प्रश्न संख्या कितना है? 14। क्या करा प्रश्न संख्या 14? निषेचित ना हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है? निषेचित ना होने वाले एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है? तो उत्तर में हम लोग चलेंगे। एक परिपक्व अंडाणु यदि निषेचित ना हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। क्या दिन तक जीवित रहेगा? 1 दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडा का मोचन करता है। अतः निषेचन अंडा की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। अंततः इसकी अंतभित्ति मांसल एवं स्पाइजी हो जाता है। यह अंडा के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे छूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस प्रकार में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। काउंसलर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 14। क्या करा प्रश्न संख्या 14? जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक होता है? जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक होता है? तो उत्तर होगा ऐसे विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम स्त्रियों की योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। इससे निषेचन नहीं हो पाता है। कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजेन तथा प्रोस्टेरॉन जैसे हार्मोन बनाए गए हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन हार्मोन बनाए जाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है। स्त्रियां जब इसका सेवन करती है तब इसमें सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाते हैं तथा अंडोत्सर्जन नहीं हो पाता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी विधि है। कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।